Hello students, am I audible? Yes. Okay. So sorry, थोडासा मला हे झालं, डिले झाला, but we will start. ठीक आहे. तर 47 का ए डिव्हिजन आहे, बी डिव्हिजन आहे. ठीक आहे. आज कमी मुलं आहेत, बाकीचे येतात एक अजून ए डिव्हिजन बी डिव्हिजन. ठीक आहे, आपण स्टार्ट करू. ठीक आहे, now let's start. ठीक है, last time what we have seen the basic why we need C++ or rather what is the use of object oriented programming. ठीक है, तर मी काल sorry not काल but in a previous session I had asked some question like if anybody has doubt regarding the actual basic programming concept they can ask me. Is there anybody who is not aware exactly what is programming? So they can ask me question, we can clarify their question and then we will start. Is there any question or a query, or if you don't understand exactly why we need programming, how to do programming, that part also we can cover. ऐसा कोई है क्या इसमें? फ्रैंकली बोल दो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हॅलो, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना स्टुडंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you have any doubt regarding basic concept of programming, you can ask me anytime. We can go through those concept. असं कोणी आहे का? लास्ट टाइम मला वाटतं तबस्सुम कोण होती? Yes, sir. यू वॉज देयर. ओके. तो आपके प्रोग्रामिंग के कोई है क्या और those who want to revise some basic programming concept? All are aware about exactly what we are doing in programming. Yes, sir. Okay. Tabassum, Yes, sir. so थोड़ा प्रोग्रामिंग का तुम्हें लगता है कि you need some kind of more revision or explanation? Sir. हे तो बिंदास बोल दो. यस, ऐसा कुछ नहीं. डोंट Sir, वरी अबाउट अदर्स. तुम्हें जो लगता है वो बोल दो. सर मुझे बेसिक प्रोग्राम्स करने आते हैं. ऐसे कोई भी टफ आ जाए तो उसमें डिफिकल्टी आती है कि कौन सा फंक्शन कब लगेगा, या हम कब स्ट्रक्चर यूज करेंगे, या एरे कब यूज करेंगे कोई भी कोड में. ऐसे सब प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके ओके, ठीक है. ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी इन दिस लेक्चर. आज का एक लेक्चर में थोड़ा सा एक हाँ ये डिफरेंस बताता हूँ. आई थिंक द क्वेश्चन, द क्वेरी विच Tabassum had the same queries or same kind of understanding will be there with others, ऐसा मुझे लगता है. So let's start with some more basic concept.
बिफोर स्टार्टिंग विद द C++ एक्चुअल कोड. सो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा, देन वी विल स्टार्ट. और कुछ भी बेसिक डाउट हो ना किसी को भी, तो मुझे वो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी. ओके, सो डोंट हेजिटेट, बिकॉज सी आपने फी पे किया है, और दूसरी बात है दैट इज फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर डाउट. अगर आप अभी नहीं क्लियर करोगे तो वो डाउट बाद में क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जब भी कोई भी डाउट आता है, एट दैट टाइम विदाउट हेजिटेशन आप पूछो मुझे. तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो सी बहुत प्रैक्टिकल इशू, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, सबको ही आते हैं. इवन व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग आई हैड सेम क्वेश्चन. द थिंग इज लाइक प्रोग्रामिंग में जनरली क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले, ओके, वेदर इट इज C और C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सबसे बेसिक होता है वेरिएबल्स एंड फंक्शन. दैट ये तो सबको पता है. एक तो रहते वेरिएबल्स, ठीक है, दूसरे होते फंक्शंस. सो दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले, ये तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. अभी इन दोनों का मतलब क्या है? वेरिएबल्स आर देयर टू स्टोर द डेटा. एक मिनट, एक कॉल आ रहा है मुझे, एक मैडम का, एक मिनट. ओके, सॉरी. तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज वेरिएबल एंड फंक्शन. कोई भी लैंग्वेज लो आप, C या C++, जावा हो, रूबी हो, या नोड जेएस हो, या दैट इज जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन. तो वेरिएबल का काम क्या होता है? टू स्टोर द डेटा. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, बराबर है? और उसको हम बोलते हैं डेटा, और टेक्निकल वर्ड्स में. और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे कि इंटीजर या फ्लोट. अभी डेटा कौन कौन से फॉर्मेट में आ सकता है? न्यूमेरिकल और टेक्स्ट. इसमें थोड़े से उनमें डिफरेंशिएशन के, फ्लोट है या कैरेक्टर है. तो दिस इज व्हाट. अभी इंफॉर्मेशन और डेटा हमें क्यों लगता है वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. बट वेरिएबल मीन्स व्हाट? वेरिएबल हम जब बोलते हैं कोई भी, तब हम मेमोरी में स्पेस क्रिएट करते हैं. सो कंप्यूटर हैज स्पेस दैट वी नो इन द फॉर्म ऑफ रैम. ठीक है. अगर आपको कुछ प्रोसेसिंग करना है इसके ऊपर, प्रोसेसिंग मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना, कोई लॉजिक रन करना है, तो लॉजिक रन करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए. विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द लॉजिक. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका लॉजिक इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रन होगा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में स्पेस क्रिएट करना पड़ता है. मेमोरी तो है, रैम इज अवेलेबल, पर उसमें एज सम पर्टिकुलर इंटेंशन और सम पर्टिकुलर यूज हमें हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट करनी है. कंप्यूटर में एट ए टाइम बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं.
मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरे मशीन पे पेंट रन हो रहा है, तो दैट इज वन प्रोग्राम, उसके लिए रैम में स्पेशल मेमोरी अलोकेट हुई है। अभी मुझे कोड लिखना है मेरा सी प्लस प्लस का, एक मिनट। तो अभी तो मुझे मेरा लॉजिक रन करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, और मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू ए प्लस बी। मुझे मेरा प्रोसेसिंग क्या है, एडिशन का, और इस प्रोसेसिंग के लिए मुझे दो वेरिएबल लगेंगे, तीन वेरिएबल लगेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे दो वैल्यूज रीड करनी है, और उन दोनों का एडिशन करके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे मैथ में वेरिएबल्स होते हैं, फिर हम उस वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, एक्स वाई, और एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, वाई की वैल्यू 2 हो सकती है। सो व्हाट वी आर डूइंग इन मैथ्स, we are declaring, we are giving value to the variable, same like that। वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है, और उस मेमोरी को हम प्रोग्रामिंग में एक्सेस करने के लिए उसको कुछ नाम देते हैं। अगर मैं बोला आपको रैम में 2 बाइट मेमोरी है, यूज करो, आप बोलोगे मैं कहाँ से यूज करूंगा, हाउ कैन वी यूज इट, तो हमें उस मेमोरी को कुछ नाम देना पड़ता है। दैट नेम इज नथिंग बट वेरिएबल। गेटिंग? So the name of the some memory space which is there, which will be there in a RAM, that name is nothing but variable, क्योंकि हमें वो स्पेस अभी यूज करनी है प्रोग्रामिंग में। जैसे मैं बोलता हूँ राहुल, राहुल इज अ नेम, बट द एक्चुअल राहुल इज अ, एज अ पर्सन ही इज अ फिजिकली एग्जिस्ट, बट उसके नाम से हम उसको जानते हैं। सो लाइकवाइज वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम, मीन्स वी आर अलोकेटिंग अ मेमोरी। तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस में हम एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। जो भी आपका लॉजिक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, या सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, या सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, जो भी लॉजिक है आपको सी रीड करना है, जो भी लॉजिक है वो हम फंक्शंस के अंदर लिखते हैं। ठीक है? तो दो भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो इंफॉर्मेशन और लॉजिक, इंफॉर्मेशन और लॉजिक। अभी now the question, like tabassum has asked, like there are different kinds of variables again, integer है, float है, character है। ठीक है, ये तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स है। उसके साथ कुछ वेक्टर वेरिएबल्स होते हैं। वेक्टर मतलब क्या, कलेक्शन, मोर देन मल्टीपल वैल्यूज, वी आर कॉलिंग इट वेक्टर। सो वेक्टर इज अ कलेक्शन। अभी इसको एक अच्छा नाम दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एरे। वी आर कॉलिंग इट एरे इन सी और सी प्लस प्लस, एरेज। तो वेक्टर मतलब क्या, एक ऐसा मेमोरी स्पेस जिसमें वो कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस अलोकेट होती है रैम में, कि जिसमें हम एक ही टाइप का, नाउ द दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप, आइदर इंटीजर, आइदर फ्लोट और कैरेक्टर, हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ, कोई भी मैंने एरे क्रिएट किया, मतलब कौन से टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, वेक्टर टाइप का। ठीक है? तो अगर मैंने कोई भी वेक्टर टाइप का वेरिएबल या एरे डिक्लेयर किया, तो उसका भी एक टाइप होता है, तो इट इज आइदर इंटीजर, तो वो वेक्टर रहेगा आइदर इंटीजर, आइदर फ्लोट और आइदर कैरेक्टर। तो अगर मैं बोलता हूँ मैंने इंटीजर का एरे क्रिएट किया, तो एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम में, और उसमें उस पर्टिकुलर टाइप के ही वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, अगर वो वेक्टर इंटीजर का है। So that is, if that array is type of integer, then you can store only integer in that array, in that memory। अभी आप पूछोगे कि फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बहुत जगह पे हो सकती है। अगर मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने, तो मुझे पता है रोल नंबर का टाइप सेम है, आप यूज, या आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन करना, ठीक है, आपको एक मैट्रिसेस मैट्रिक्स डिक्लेयर करना है, तो आप वेक्टर क्रिएट कर सकते हो, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल एरे मतलब क्या, मैट्रिक्स। तो वो इस तरीके से मेमोरी एलोकेट करेगा जिससे हम 2 डायमेंशन में एक्सेस कर सकते हैं, एक आई और जे। आई और जे के इंडिकेट करता है तो उसका लोकेशन, बस यही मतलब है आई और जे का, उसके कोऑर्डिनेट जैसे वो काम करता है। तो आप इस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो। तो वी आर कॉलिंग इट एरे। एट द एंड
उसका यूज कैसे करना है और हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें ये पता है कि अगर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, होमोजेनियस टाइप का कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगा। तो अगर मैं इंटीजर बोलता हूँ, मुझे इंटीजर का मैंने एरे क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल इंट ए ऑफ 10, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग 10 इंटीजर डिक्लेयर करने के बजाय मैंने एक ही ऐसा ब्लॉक क्रिएट किया कि जिसके अंदर 10 इंटरनली सब ब्लॉक्स। तो मेरे पास दो चॉइसेस है। तो मैं एक कर सकता हूँ इंटीजर ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 कॉमा ए4 कॉमा ए5, दिस इज वन चॉइस फॉर एग्जांपल, और आई कैन सिंपली से ए ऑफ 5। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फर्स्ट डिक्लेरेशन किया है इसमें अलग अलग लोकेशन पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसे ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर ये, और इसमें क्या होगा, एक ही मेमोरी स्लॉट क्रिएट होगा जिसमें इंटरनली सब पार्ट होंगे 5। तो ये इसका मतलब है। तो इसका एडवांटेज क्या है एरे का, एरे कब डिक्लेयर करनी चाहिए, अगर आपको कुछ सीरीज स्टोर करनी है, सीरीज, ठीक है, आपको एक सेम टाइप का एक सीरीज स्टोर करनी है या कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे सबके ईमेल आईडी स्टोर करनी है। मैंने बोला 10 ईमेल आईडीज मुझे स्टोर करनी है। ईमेल आईडीज आर मेड बाय अल्फा न्यूमेरिक, सो एक्चुअली वी आर कॉलिंग इट कैरेक्टर। तो आप बोलोगे आप कैरेक्टर के एरे का एरे बनाओ या फिर आप स्ट्रिंग का एरे बनाओ। अगर मैं बोलता हूँ मुझे रोल नंबर स्टोर करने जो न्यूमेरिकल है, 10 रोल नंबर, तो अरे बाप, सॉरी, तो आप बोलते हो अगर आपको 10 रोल नंबर स्टोर करने, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स यू कैन डिक्लेयर अ सिंगल एरे, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज होता है कि कोडिंग में एक तो आपको समझ में आता है कि ये इंफॉर्मेशन सेम टाइप की है और किसी सेम पर्पज के लिए है, ठीक है, और उसका एक्सेस करने के लिए भी ईज हो जाता है। इट इज वेरी इजी। तो मैं अगर ए ऑफ 0 बोलता हूँ तो मुझे पता है कि 0th लोकेशन का मेमोरी स्पेस एक्सेस हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल जाता है। अगर इसी इसमें अगर मैंने ऐसा डिक्लेयर किया रोल नंबर, फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, इसके साथ सिंपल जाएगा एरे। अगर मेरे पास 10 रोल नंबर मुझे स्टोर करना या 5, तो मैं बोलता हूँ R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। और क्या ये मार्क्स है, ऐसा कंसिडर करो, मार्क 1 किसी एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स, एक ही स्टूडेंट है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई से एम ऑफ 5, तो ये बेटर है क्योंकि ये एक्सेस करने के लिए सिंपल है, और बिकॉज एरे डायरेक्टली इंडेक्स से एक्सेस होता है, तो हमें समझ में आता है कि इंडेक्स ये फर्स्ट कोई सब्जेक्ट के मार्क है, तो इसके साथ इंडेक्स वी कैन यूज टू इंडिकेट सम सीक्वेंस। तो अगर मैं ये इंडेक्स जो है एम ऑफ 0, तो 0th लोकेशन एक्सेस होगा उस मेमोरी का, करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे उसके मार्क्स है 50। लाइकवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सिंपल जाता है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें इंटरनल डिपेंडेंसी हो जाती है और ये समझ में आती है कि ये डेटा किसी एक चीज को बिलोंग कर रहा है, दैट इज मार्क्स। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर सिंगल। तो एरे कब यूज होना चाहिए, अगर आपको कुछ ऐसे टाइप का डेटा स्टोर करना है कि जिसमें वो एक सेम टाइप
टाइप का डेटा हो और वो एक सीरीज हो या किसी एक को बिलोंग करता हो, तो आप एरे डिक्लेयर करो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स। गेटिंग? ये क्लियर हुआ कब कब आप यूज कर सकते हो एरे? यस सर। ओके। अभी दूसरा है फंक्शन। देखो प्रोग्रामिंग में कौन से टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, ये टोटली उस प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे एरे नहीं डिक्लेयर करना, मैं उतने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। अगर मान लो मुझे 100, अभी ये तो 5 स्टूडेंट का डेटा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1000 स्टूडेंट के रोल नंबर मुझे स्टोर करने, या 1000 मान लो कि एक कंपनी है जिसमें 1000 एम्प्लॉय है और हर एम्प्लॉय का सैलरी है, ठीक है, वो मुझे स्टोर करना है। वी कैन नॉट डिक्लेयर 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स, सो इट इज वेरी difficult to declare such kind of variables, 1000 variables. Instead of that, what we can do, we can declare one variable with size of 1000। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। आप बोल सकते कि 0 एम्प्लॉय है, वो ये पर्टिकुलर काइंड का एम्प्लॉय आईडी है, तो वो सिंपल जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्लोट एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ 1 या 10,000 यहाँ पे लिखा है। अगर ये 10,000 है और मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय सैलरी अब 0 ये एम्प्लॉय कोड है फॉर एग्जांपल, और उसकी सैलरी क्या है 2 लाख और समथिंग। So it is more convenient for understanding and coding rather declaring different 10,000 variable। करेक्ट है क्या नहीं? अगर ये सेकंड एम्प्लॉय है, देखो कितना सिंपल है। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, इट इज मोर कन्वीनियंट। और मैं बोलता हूँ कि मुझे 10,000 एम्प्लॉय की जो सैलरी उन सबका एडिशन करो और एवरेज सैलरी निकालो, तो 10,000 वेरिएबल का एडिशन हम करते बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो ये पूरा आपका पूरा दिन चला जाएगा उसमें। 10,000 एम्प्लॉय 1, ऐसा वेरिएबल का नाम है एम्प्लॉय 2, तो 10,000 वेरिएबल प्लस प्लस करते करते बहुत टाइम चला जाएगा। सो रादर दैट यू कैन डिक्लेयर अ लूप। मैं एक सिंपल लूप लिखता हूँ, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10,000, आई प्लस प्लस, और मैं करता हूँ सम इक्वल्स टू सम, कहाँ पे मैंने 0 डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, और सम इक्वल्स टू सम प्लस एम्प्लॉय सैलरी ऑफ आई, और उसके बाद मैं बोलता हूँ सम एवरेज, कोई मेरा वेरिएबल तो मैं सम डिवाइड बाय 10,000, और यहाँ पे कहीं पे मान लो कि मैंने डिक्लेयर किया इनिशियली सम इक्वल्स टू, ठीक है, बस हो गया एवरेज निकाल के। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमें ये जो है ऐसा लिखना पड़ता, अगर अलग अलग वेरिएबल होते तो कैसे लिखना पड़ता हमें, सम इक्वल्स टू, मान लो उस वेरिएबल का नाम है EMPS, EMP अंडरस्कोर सैल1, ऐसा हमें 10,000 टाइम लिखना पड़ता है। कितने वेरिएबल्स के नाम है देखो, ऐसे लिखते 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 बाद में कुछ ऐसे इतनी बड़ी लाइन हो जाती है। सो कौन सा सिंपल लग रहा है, ये सिंपल लग रहा है या ये 1 से लेके 10,000 ऐसा 10,000 टाइम प्लस लिखना सिंपल जा रहा है? विच वन इज अ सिंपल तबसुम? सर लूप वाला। यस, लूप वन। सो दैट इज व्हाई वी नीड। सर हाँ सर वो स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 0 ऐसा क्यों लिखा है? हाँ, तो ये क्या करेगा फॉर लूप, इनिशियली सम की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, तो सम इक्वल्स टू 0 प्लस इस एम्प्लॉय की सैलरी है फॉर एग्जांपल कुछ 100 रुपीज, ठीक है,
तो सम इक्वल्स टू क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू, यहाँ पे सम के जगह पे क्या आएगा, इक्वल्स टू के राइट साइड पे जब भी हम वेरिएबल यूज करते तो उसके जगह पे उसकी वैल्यू यूज होती है। कहाँ पे, कोई भी ऑपरेंड ऑपरेटर हो, दिस इज ऑपरेटर, देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स, किसी भी ऑपरेटर के राइट साइड पे अगर हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं तो उस जगह पे उसका क्या यूज होता है, वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, और राइट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, उस वेरिएबल के मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रीड होगा और यहाँ पे राइट होगा। तो इक्वल्स टू के यहाँ पे क्या है, सम, सम के जगह पे अभी सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, उसको इनिशियलाइज किया हमने 0 से, तो इनिशियली सम की वैल्यू क्या है, 0, करेक्ट। तो मैं इसका ये किस तरीके से काम करेगा वो बताता हूँ, उसको बोलते हैं ड्राई रन। सो लेट ट्राई टू डू ड्राई रन। तो इनिशियली वैल्यू ऑफ सम इक्वल इज 0, बराबर, 0 प्लस फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी, आई मतलब क्या, तो ये एरे डिक्लेयर किया मैंने, एरे के इंडेक्स दैट इज मेमोरी लोकेशन, अगर वहां पे मान लो ये वैल्यू स्टोर है, इनिशियली ये होगा, करेक्ट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 100। यस, सम की वैल्यू मैं यहाँ पे डैश लिखता हूँ, एग्जीक्यूशन के बाद जो होगा वो, द वैल्यू ऑफ सम विल बी 100, करेक्ट। अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट साइकिल, अभी ये लूप है ना, लूप में नेक्स्ट साइकिल, सो दिस इज फर्स्ट साइकिल, so this is first cycle, so this is first cycle, okay. In second cycle what will happen, अभी सेकंड साइकिल जब आएगी तब सम की वैल्यू क्या है, 100, यहाँ पे 100 फुट होगा, और सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी है मान लो कुछ 150, 120, ठीक है। तो अभी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220। यस। तभी इसके बाद थर्ड साइकिल, अभी सम की वैल्यू क्या है, 220, और तीसरे एम्प्लॉय की सैलरी है मान लो कुछ 150, अभी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 370, करेक्ट। यस यस। तो ऐसा करते करते जब n नंबर का साइकिल आ जाएगा, ऐसा बहुत सारे साइकिल एग्जीक्यूट होंगे, है ना, तो लास्ट में क्या होगा, सम में क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा, इन सब का हम ऐड करते जा रहे हैं ना। ऐसा करते करते ये सम जो वेरिएबल है यहाँ पे, आफ्टर द एंड ऑफ फॉर लूप in a sum variable there will be summation of all employees salary, correct, correct, Tabassum, यस सर। yeah, and then at the end what we are saying, average equals to, we have to declare average also somewhere, average equals to the जो भी summation आएगा divided by the total number of employees, that is 10,000, so it will give the average salary of that company. तो अगर इनिशियली मैं सम 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कहीं पे तो मुझे, अगर मैं उसको इनिशियली कुछ वैल्यू नहीं डिक्लेयर करूंगा तो क्या होता है, कंप्यूटर गार्बेज वैल्यू लेगा, मतलब रैंडम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू उठाएगा। अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता, सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, क्या मैंने ऐसे लिखा इंटीजर सम, बस इतना ही लिखा है, डिक्लेरेशन नहीं किया इसका, तो ये लाइन नहीं है मेरी, ये लाइन नहीं है मेरी, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ सम, और डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट किया विदाउट इनिशियलाइजिंग। तो कंप्यूटर क्या करता है, जब भी अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते किसी वेरिएबल को और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, गार्बेज वैल्यू उठाता है, तो कुछ भी रैंडम वैल्यू उठा सकता है, तो वो -10 भी लेगा या 10,000 ले सकता है या कुछ भी ले सकता है, तो समेशन रॉन्ग हो जाएगा अपना, करेक्ट है कि नहीं। तो इसलिए Yes, हमें sir. क्या करना पड़ता है, जब भी हम ऐसा कुछ वेरिएबल है जो किसी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो
either we have to assign some fixed value or some logical value, so the answer will get calculated correctly. Get it? यस सर। कितना समझ में? So that is why we are using. एक मिनट, कॉल आ रहा है. Okay, hello. Am I audible? Yes, sir. So yeah, so where we were, okay. So we are discussing why, yeah, there was a question like why we need to initialize sum equals to 0. So the question and the answer is, okay, if you won't declare it with the 0, it will take some random value. Okay, some random value, and it will start with the that random value, that calculation. So eventually we will get the wrong answer. So to avoid this, we need to initialize this sum with the 0. Is it clear? यस सर। समझ सुन, या क्लियर हुआ ना एकदम पक्के से? क्यों हाँ 0 सर। करना? सर ये जो इनिशियलाइजेशन हम करते हैं ये एरे में कोई भी मतलब जैसे फॉर वाइल और वाइल डू तीनों लूप्स के एंडिंग में हमें इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है ना? एंडिंग में नहीं, इट इज नॉट लाइक रिलेटेड विद द फॉर लूप स्टार्टिंग और बिगिनिंग और एंडिंग. इट इज लाइक, ये देखो, एक वेरिएबल है, तुम्हें यूज करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा. अभी तुम यूज कहाँ पे कर रही हो?
लूप के अंदर कर सकती हो, लूप के बाहर यूज कर सकती हो, तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर पाई, और तुम कुछ एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर ना, ये रेडियस है। पाई की वैल्यू तुम्हें उसको यूज करने के पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर पाई की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेगी ना 3.14, करेक्ट। तो इसका मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज करना मतलब क्या, कि उसको तुम फर्स्ट टाइम जो वैल्यू देते हैं ना उसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, करेक्ट। तुम उसको कहीं पर भी यूज कर सकती हो, तो यूज करने से पहले यू हैव टू इनिशियलाइज। तो अभी क्यों ऐसा, क्योंकि कंप्यूटर लाइन बाय लाइन जाता है। इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर में, लाइन बाय लाइन। तो कंप्यूटर ने पहले ये लाइन रीड की, तो उसको समझ में आया ओके इंटीजर है, एक सम नाम का एक इंटीजर है मेमोरी में। मेमोरी में कैसे रिफ्लेक्शन होगा उसका विजुअलाइजेशन किया ना, तो समझ में आता। तो कंप्यूटर ने पहली कौन सी लाइन रीड की, इंटीजर स्पेस सम। तो कंप्यूटर ने क्या किया, मेमोरी में एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके। उसके बाद में हम फॉर लूप में गए, इंटीजर आई क्रिएट किया, उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, इसको भी हमने इनिशियलाइज किया। देखो यहाँ पर इट इज वन काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन। तो आई इक्वल्स टू 0, उसने जैसे मैंने इनिशियलाइज क्रिएट किया तब भी मेमोरी में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, 0, ठीक है। और वो यूज कर रहा है अभी सम इक्वल्स टू, अभी मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया सम को, मान लो ये नहीं है, अभी सम इक्वल्स टू सम को मैंने डिक्लेयर किया है, मेमोरी में क्रिएट हुआ है, और मैं उसकी वैल्यू यूज करने जा रहा हूँ। तो वो कुछ रैंडम वैल्यू यहाँ पे स्टोर करता है, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 99, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, माइनस भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसके यूज के पहले उसको ये करना पड़ेगा, क्या, इनिशियलाइज। अगर तुम लूप के अंदर इनिशियलाइज करोगे तो वो बार बार इनिशियलाइज होगा, तुम्हें हर बार इनिशियलाइज करना है क्या, नहीं। यू वांट टू इनिशियलाइज ओनली वंस, सो इट शुड बी आउटसाइड द। अभी लूप का काम क्या होता है कि एक टाइप की इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करना। तुम्हारा यही क्वेश्चन है क्या, वो लूप के अंदर करना है या बाहर? यस सर। ओके, तो लूप के अंदर हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो हमें रिपीट करनी है, जो रिपीट नहीं करनी है वो हमें बाहर लिखनी है। ओके तो सर। हमें बार बार इनिशियलाइज करने के, उसको 0 को सेट करने के लिए, ओनली वंस, ओके। तो इसलिए हम वो उसके बाहर लिखेंगे, और अंदर फिर समेशन होते जाएगा, उसमें समेशन की वैल्यू सम में स्टोर होती जाएगी, और समेशन को हम एक ही बार डिक्लेयर इनिशियलाइज करेंगे लूप के बाहर, ठीक है तबस्सुम? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस किया ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो, जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो तो थोड़ा उसको ड्राई रन करो। ड्राई रन मतलब पेपर पे देखो, अरे, और इंस्ट्रक्शन हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। हम जो देख रहे हैं वो सीरियल प्रोग्रामिंग दिख रहे हैं, पैरेलल प्रोग्रामिंग इज अनदर कंसेप्ट। व्हाट वी आर लुकिंग एट द सीरियल एग्जीक्यूशन। तो सीरियल एग्जीक्यूशन में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोड, और मेमोरी में वैसे रिफ्लेक्शन आते हैं। तो क्या करने का, कोई भी कोड लिखा ना तो बाजू में पेन से ड्राई रन करके देखने का बुक में, अरे हाँ पहले ये होगा, मेमोरी में ये वैल्यू जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये तुमने एक कोई भी प्रोग्राम किया ना, मान लो ये सबमिशन का ड्राई रन करके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 10,000 जस्ट टेक 10, और 10 बार इसको ड्राई रन करके देखो, जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने किया, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आएगा एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली, ठीक है। तो ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, और ये डाउट जितने आते हैं उतना अच्छा है, उतनी क्लैरिटी हो जाती है। कोई भी डाउट हो तो पूछो मुझे रिगार्डिंग कोडिंग और प्रोग्रामिंग, ये ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है, तो मुझे भी ये समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कोडिंग की, तो उस तरीके से फिर मैं और इनपुट दूंगा। और किसी को कुछ डाउट छोटा मोटा? नो सर। ओके, so let's
तो ये हुआ. Now one more question was like functions. Function हम एक्चुअली वेरिएबल देख रहे थे, वेरिएबल देखते देखते एरे, और एरे के अंदर ये हमने ये पॉइंट डिस्कस किया. नाउ हम जब भी कोड लिखते हैं, अभी कोड लिखना मतलब क्या, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पर्सपेक्टिव, कोड इज नथिंग बट वन फाइल. कोई तो एक फाइल होती है, करेक्ट. ये मेरी फाइल है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फाइल, ये फाइल है, फिर उसको मैंने नाम दिया कुछ sample.c. अभी हम सीपीपी से सीख रहे थे. सीपीपी कंप्यूटर को हम ये फाइल देते हैं, कंप्यूटर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, बराबर. इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे रीड करके उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. उसके पहले वो क्या करता है, दैट इज अभी उसमें हम नहीं जाएंगे. उसके पहले वो रन करता है, उसको कंपाइल करता है, कंपाइल के टाइम उसको कुछ एग्जीक्यूट एरर आएंगे, सिंटैक्स एरर. तो अभी मान लो कि वो सब कुछ हुआ है, वो होता है, और कंप्यूटर अपना प्रॉपरली स्मूथली वो काम करता है. तो हमें कंपाइलर कैसे काम करता है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू सी. बट ये फाइल है जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसको कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने, तो कंप्यूटर लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूशन करते जाएगा. इसके अंदर कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन करना है, मतलब क्या करना है, हम जो लॉजिक लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करना है. तो लॉजिक हम कहीं पर भी लिखेंगे, उसके लिए कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे. नहीं तो एक प्रोग्रामर यहाँ पे लॉजिक लिखेगा, बीच में क्या करेगा, कुछ भी लिखेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ सिंटैक्स दिए, वो हमें फॉलो ही करने पड़ते हैं. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेइंग ओके, so there are some syntax, or we can say the protocols or rules. We have to follow those protocols or rules or syntax. Okay, तभी वो प्रोग्राम और कंप्यूटर को समझ में आएगी. तो वो क्या कहते हैं कि आप आपका लॉजिक कहीं पर भी मत लिखो, तो फंक्शन के अंदर लिखो. किसके अंदर लिखो, फंक्शन के अंदर. जो आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, द लॉजिक, कोर लॉजिक टू सॉल्व योर कोड प्रॉब्लम, दैट शुड बी समवेयर इन योर फंक्शन. So in different language, function declaration, function definition, how to define function has different syntax. But in C and C++, now what we are going to see, that is about the C and C++. So void, for example, add, this is a function. वो बोलते कि फंक्शन के अंदर लिखो जो भी लॉजिक है, तो फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ता है. तो फंक्शन डिफाइन का सिंटैक्स है. तो void is a return type, add is a name of function, rounded bracket is to pass something to the function, and curly bracket that declare the scope or the start and end of the function. कहीं पे तो start और end करना पड़ेगा function को, that is why there is a curly bracket. So inside the function you can write the logic. For example, C equals to A plus B. Is it clear? Now people are written in. Now from where this A and B's value will come, so it will come as a parameter. So void function है तो फिर रिटर्न वैल्यू नहीं होगी. हाँ, रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, वो मुझे आपको एक सिंटैक्स बताना है. सो वी आर गोइंग टू यूज int because it is returning integer. Okay, so exactly function क्या होते हैं, function is like a machine. कोई भी मशीन हो तो उसका काम क्या है, कोई भी एक मैकेनिकल मशीन हो तो उसको हम कुछ मटेरियल देते हैं, कहीं पे तो उसका एक इनलेट होगा और कहीं से तो उसका आउटलेट होगा, या वो कुछ आउटपुट देगा, और इंटरनली वो क्या करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा, isn't it? So same way the functions are doing. It is like a machine. So we need to give some input, it will apply some process, and it will create some output. Getting the same thing is that, so input to the function like a machine is nothing but what? It is a parameters. ये जो A and B मैंने लिखे वो parameters, और ये आउटपुट क्या दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न. अभी यहाँ पे जो टाइप का
अभी अभी किसने मुझे बोला ये इधर वॉइड नहीं चाहिए? क्या नाम है आपका? सारंग। हाँ, सारंग। सारंग rightly said that is it should be, it should be not void. So what it should be? It should be the integer. Why? Because it is returning which kind of value? Integer kind of value. Void means nothing. और हमें फंक्शन को क्या बोलना है कि तुम ये आउटपुट ये रिटर्न करो वैल्यू। रिटर्न क्यों करना है भाई? सो रिटर्न मुझे इसलिए करना है कि ये फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ। ये लॉजिक है, लॉजिक में ने डिफाइन किया है, अभी तक ये कॉल नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन करना और फंक्शन कॉल करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब क्या, मेरे पास मशीन है, ठीक है, पर मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मशीन क्या बोलती है? ओके, ये मेरे पास ये इनपुट है, मैं ये इनपुट ले सकता हूँ, ये मैं आउटपुट दे सकता हूँ, मैं इंटरनली ये प्रोसेस कर सकता हूँ। मतलब ये फंक्शन डिफाइन करके रखा। पर जब हम उसको कॉल करते हैं तब उसका यूज होता है। अभी तक हमने सिर्फ उसको डिफाइन किया है। तो मेरे पास कुछ वैल्यू है x, x इक्वल्स टू मैं करता हूँ ऐड। मैंने क्या किया? ऐड 1,3। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये मशीन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वी आर ट्राइंग टू यूज द ऐड फंक्शन। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर, मान लो ये फंक्शन मैंने कहीं पे ऊपर डिफाइन किया, तो कंप्यूटर पहले रीड करेगा, तो कंप्यूटर को समझ में आएगा ओके ऐड नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो जब और वो उसको कंपाइल वगैरह करके ऐड का एक माइक्रो लेवल कोड बना के रखता है। ओके, अभी क्या करता है? जब कंप्यूटर इस लाइन पे आएगा, ठीक है, तो वो रीड करेगा यहाँ पे ऐड है, ओके ऐड है, तो चेक करेगा उसने उसका माइक्रो लेवल डेफिनेशन कि अगर उसके पास कुछ लिस्ट है उसमें ऐड फंक्शन है क्या, तो चेक करेगा। तो उसने पहले ऐड रीड करके रखा है, ओके, और उसने मान लो इंटरनली एक लिस्ट मेंटेन की कुछ, और उसमें वो ऐड फंक्शन उसने ऐड किया उस रजिस्ट्री में। ओके, इसकी डेफिनेशन रीड की, रजिस्ट्री में उसको ऐड करके रखा है। और जब कहीं पर भी ऐड फंक्शन उसके प्रोग्राम में उसको एनकाउंटर होगा, वो चेक करेगा रजिस्टर में, अरे ऐड फंक्शन है क्या? अरे हाँ, डेफिनेशन है मेरे पास उसकी। इट इज नॉट अनडिफाइंड, इट इज डिफाइंड। तो वो डेफिनेशन रीड करेगा ये, और उस हिसाब से फिर लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होगा, इस लाइन पे जब कंप्यूटर आएगा तो वो क्या करेगा? ओके, ऐड फंक्शन डिफाइन है, 1 और 3 पैरामीटर देगा। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ये इनपुट मैंने यहाँ से पास किया और ये यहाँ पे आया। फिर ये ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 1 + 3 दैट इज 4। ओके, और ये रिटर्न करेगा उसकी सी की वैल्यू, ठीक। अब ये सी जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे लिखो इंटीजर सी। पर अभी उसको मोर और कॉम्पैक्ट फंक्शन बनाना है। जो एक्चुअली डेवलपर क्या करते हैं, उसको और कॉम्पैक्ट बनाते हैं। अननेसेसरी वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर कर, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करते, ऐसा करेंगे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। व्हाट दे विल डू, दे विल सिंपली रिटर्न ए प्लस बी। सी की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करेगा? ये सी क्या रिटर्न कर रहा है? सी मतलब वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। तो ए प्लस बी का इंटरनल एडिशन होगा मेमोरी में, और वो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे। सो दैट इज मोर कॉम्पैक्ट वे ऑफ ऐड फंक्शन। तो अभी क्या होगा कि जब एक्स इस लाइन पे जब ऐड फंक्शन कॉल होगा, तो वो यहाँ पे जाएगा मेमोरी में, उस डेफिनेशन को रीड करेगा जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट है। अभी वो ये चेक करता है। अभी ये फंक्शन के टाइम में भी आपको मैम ने सिखाया होगा कि हर फंक्शन का एक सिग्नेचर होता है, यूनिक सिग्नेचर। ओके, तो ये सिग्नेचर मैप करता है। एक नाम के फंक्शन मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, पर एक सिग्नेचर के नहीं हो सकते। इस पर्सन हैज अ यूनिक सिग्नेचर। ओके, पर नाम बहुत सारे लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, पर सिग्नेचर फिर यूनिक होती है। ऐड फंक्शन भी मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब और एक ऐड फंक्शन हो सकता है। इंस्टेड ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट वी कैन पास 3 आर्ग्यूमेंट, but here signature is different. So how signature creates? So it gets created with the help of return type, the name of the function and the number and type of the argument. इससे एक यूनिक सिग्नेचर बनता है। तभी इस केस में ये सिग्नेचर इससे मैच हो रहा है।
तो उसने क्या किया, 1 की वैल्यू ए को दी, बी की वैल्यू बी को दी, उसका एडिशन किया और वैल्यू रिटर्न किया। अभी ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ये जो रिटर्न कर रहा है वो हमने किस में स्टोर किया, एक्स में। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4। अभी एक बार हमने फंक्शन डिक्लेयर किया तो हम कितनी बार भी उसको कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने कुछ प्रोटोकॉल और रूल डिफाइन किया है तो हम रूल एक ही बार डिफाइन करते हैं ना, बार बार डिफाइन करने की नहीं जरूरत, बाद में हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से फंक्शन हम एक बार लिखते हैं और उसको हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो अभी यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 7। z इक्वल्स टू एड 4,4, so it is 8। क्लियर हुआ फंक्शन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, किसी को कुछ डाउट है अभी इसमें? तो इस तरीके से आप आपके कोड में कितने भी फंक्शन लिख रहे हो, उसको कुछ एंड कंस्टेंट नहीं है कि इतने फंक्शन लिखने हैं या कितने। you can declare n number of functions and you can call it as per your requirement। ओके, ये क्लियर हुआ सबको फंक्शंस? ठीक है, तो जब भी हम कोड लिखते हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एक तो फंक्शन एंड वेरिएबल। ठीक है, तो इसको अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग सिंटैक्स में लिखते हैं। अभी इसके आजू बाजू फिर और सिंटैक्स बढ़ जाते हैं कि हम फंक्शन कहाँ पे लिखें, कहीं पर भी नहीं लिख सकते। So there should be some kind of rules, that we need to follow as a developer, where we can write the function, where we cannot define the function, okay, where we can declare the variables. If we are declaring variable at different position, then their scope get changed. Scope, there are different kind of variable, local variable, global variable, okay. So global variable, local variable, that again somewhere we will discuss in the journey of this C++ practicals. But okay, so this is how, again these are some other supplementary rules are there, okay, so this is how we are doing। ठीक है, अभी जब हम इतना सबको क्लियर हो रहा है व्हाट वी आर डूइंग है, अभी सबको मैं एक काम करता हूँ, आप सब एक काम करो अभी, एक सिंपल सा कोड सब लिखो एवरीबॉडी, जिसमें इसमें क्या होगा कि एक 10 नंबर में से मैक्स और मिन नंबर फाइंड आउट करना। ये कोड लिख सकते हैं सब लोग? हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। Okay, so this is a very simple task, okay, so we are going to declare one, ये सी में लिखो सिंपल सा, कुछ प्रॉब्लम। तो सबको क्या करना है कि 10 वैल्यूज लेने हैं यूजर से, और उसमें से मैक्स, मीन और एवरेज, ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या करना है, मैक्स, मीन एंड एवरेज। अभी इसके अंदर आप एरे यूज करो या सॉरी विदाउट एरे यूज करो, इस तरीके से भी करो, और इसको करके देखो। अभी इसमें 2 चीजें करो आप, एक कोड लिखो विदाउट एरे और एक लिखो विद एरे। और ये टास्क मैं किस लिए दे रहा हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट, why we need how to declare variables, how to initialize variables, how to use loop, okay, and how array will be beneficial than declaring segregated variables, isn't it? Is it clear all of you? सबको टास्क समझ में आया क्या करना है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yeah. And this is very much compulsory task, huh? So everybody has to complete this,
and in next practical session, now you do this, okay, very properly, and then in next practical session I'm going to check everybody's code one by one. Of course this will take time to check everybody's code, but that is what I'm going to do. Why? Because I want to get it, no, that is how much you are aware about all those concepts, because these concepts are very much important. नहीं तो क्या होगा, आपको ये बेसिक समझ में नहीं आएगा और आप सी प्लस प्लस सीखने जाओगे तो बाद में फिर वो कच्चा पच्चा रह जाएगा सी प्लस प्लस। तो हमें ऐसे नहीं करना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको समझ में आया, समेशन अगर आपको आ रहा है ठीक से, मैक्स मीन और एवरेज, तो हम सी प्लस प्लस को जंप करेंगे। गेटिंग? 10 नंबर घ्यायचे ना सर? हां 10 घ्या, चालेल 10च घ्या, कारण की तुम्हाला कम्पेअर करायचं, तुम्हाला एक विदाउट ॲरे करायचं आणि एक विथ ॲरे करायचं, त्यासाठी 10च. ठीक आहे. आता मे बी काहींना हा एकदम चिल्लर कोड वाटत असेल, बिकॉज दिस इज व्हेरी सिम्पल कोड, बट ह्याच्यातून मला फक्त एवढं अंडरस्टँड करायचं की किती मुलांना किती येत आहे. आणि मी परत सांगतोय, दिस इज इफ तुम्हाला इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक कोडिंग, तो उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है. और बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे आता है और बाकी मुझे नहीं आता, बाकी लोगों को आता है. ये अगर आप सोचोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. नहीं आता तो नहीं आता, लर्न करना है. ठीक है. दूसरे का बिल्कुल कॉपी मत करो. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे कुछ रेस नहीं है, यहाँ पे कुछ हमें प्रूव नहीं करके दिखाना किसी को. ठीक है. जो भी करना है वो हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो दूसरे का कोड बिल्कुल कॉपी मत करो. अगर आपको नहीं आता तो जितना भी आता है, जैसे भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद अंडरस्टैंड करो. दूसरे का कॉपी करो मतलब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करके लिखना है तो लिखो. किसी फ्रेंड का आपने हेल्प लिया, अरे ये कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, वो अंडरस्टैंड करके लिखो, दैट इज ओके. बट इसमें रिफ्लेक्शन क्या आना चाहिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं. और किसी को अगर कुछ नहीं आता है तो उसमें कुछ ऐसा हेजिटेशन की बात नहीं है. दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग जर्नी. एज यू आर इन नाउ यू आर इन अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. पहले आप फर्स्ट ईयर में थे, नाउ यू आर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. So actually your journey begins now. So don't worry about if you are not aware about basic concept. But the thing is you have to start now, and don't give up. जिनको नहीं आता उनको, बहुत सारे बच्चों को आता रहेगा. ठीक है. So now the next practical, that is on Thursday. Okay, Thursday I am going to check everybody's code और I will ask you the question. अगर उसके आंसर भी आपको नहीं आता तो उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है. बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी वन हाउ मच दे आर प्रिपेयर और नॉट प्रिपेयर विद द बेसिक कंसेप्ट. क्लियर सबको? ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. तो आप अभी जैसे ये क्लास खत्म होती है, एवरीबडी इज गोइंग टू स्टार्ट विद दिस असाइनमेंट. और थर्सडे को मुझे दोनों असाइनमेंट दिखनी, विद एरे विदाउट एरे. एवरीबडी इज गोइंग टू शो मी. दैट इज वेरी मच कंपल्सरी. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. So let's we will stop here. Chalo, bye. Take care. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. And just put your mention your roll number in chat box. All of you.